हेलो नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की बुक रीडिंग के बारे में। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर कि हिस्ट्री चैप्टर 1 जो कि हमारा बुक रीडिंग होने वाला है। तो दोस्तों, जो ये बुक रीडिंग है ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। अगर आप बाकी का पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारा वो वाला वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो का मैंने लिंक आपको दे दिया है, ठीक है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि हम ये एनसीईआरटी बुक को पढ़ने वाले हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, जो कि क्लास 10th के बाद ही एनसीईआरटी का यूज़ होने लगता है। उसके बाद जो हो गया झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड या फिर यूपीएससी जो कि पीसीएस एग्ज़ाम के थ्रू होता है, या फिर पीसीएस एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ये उपयोगी हो जाती है। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो हमारा वीडियो में जो कि मैंने आपको बताया कि हमने जो है ये ईंट मनके तथा अस्थियां वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर को जो है हमने पढ़ लिया था पहले। यानी कि इस चैप्टर में जो टॉपिक थे, यानी कि बाकी के जो टॉपिक थे उसको मैंने कवर कर लिया था। आज मैं आपको बात करने वाला हूँ, जो कि आज हमारा चैप्टर होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ स्पष्ट रूप से कि आज जो हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो हम यहाँ तक जो है सेकंड पार्ट में हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं। आगे हम बढ़ते हैं, ये हमारा हो जाएगा 3.3 यानी 3.3 पॉइंट, जो कि दुर्ग से संबंधित है, ठीक है बच्चों। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दुर्ग के बारे में क्या कहा गया है। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाएं के जो साक्ष्य हैं वह मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। यानी कि दुर्ग पर ऐसे कुछ साक्ष्य मिलते हैं जो कि सार्वजनिक प्रयोग के लिए जो है उन साक्ष्यों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। इनमें एक था आम माल गोदाम, यानी कि सामान रखने वाला जो गोदाम होता है, यानी माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे। और विशाल स्नानागार सम्मिलित है। इन सभी चीज़ में विशाल स्नानागार जो है वह सम्मिलित है। विशाल स्नानागार आंगन में बने एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से जो है वह घिरा हुआ है, गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तेल यानी जलाशय के जो तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनाई गई है, यानी जलाशय में उतरने के लिए। यानी कि जो तालाब था, यानी जो जलाशय बनाया गया था, जिसको कि अभी वर्तमान समय में स्विमिंग पूल के नाम से जाना जाता है, उस प्रकार के जो स्विमिंग पूल यानी जो जलाशय थे उसमें उतरने के लिए जो है 2 तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई थी, जो कि था पहला उत्तरी और दूसरा था दक्षिणी भाग में, ठीक है। जलाशय के किनारों पर ईंट को जमा कर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबंद किया गया था। इनके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था और जलाशय में पानी एक बड़े नाले में जो है वह बह जाता था। इसके उत्तर में जो है एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचनाएं थीं, जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर यानी दोनों ओर 4 स्नानागार बने हुए थे। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, यही कुछ इस प्रकार का यहाँ पर मैप है, जिसमें कि आपको यहाँ पर बताया गया है स्तंभों वाला हॉल के बारे में। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर जूम करके बताने का प्रयास करूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप स्तंभों वाला हॉल है। यहाँ पर जैसा कि प्रत्येक स्नानागार से नालियाँ गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। इन संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ है। इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका जो प्रयोग है वह किस प्रकार के विशेष अनुष्ठान या स्नान के लिए किया जाता होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि क्या दुर्ग पर आम माल गोदाम तथा स्नानागार के अतिरिक्त अन्य संरचनाएं बनी हुई थी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको उसमें पता चल जाएगा। नहीं तो चलिए हम आगे की तरफ और बढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, आगे हमारा 4 नंबर पॉइंट, जिसमें कि सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन किया गया है। यानी कि सामाजिक में क्या विभिन्नताएँ थी उनका जो है अवलोकन किया गया, यानी उनका तुलनात्मक अध्ययन किया गया, अवलोकन किया गया, ठीक है। इसमें है 4.1 में समाधान जो है वह
पुरातत्वविद यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक विभिन्नताएं भी सम्मिलित सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं विधियों में से एक समाधानों का अध्ययन है। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों, जिसमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, उनसे परिचित हैं। ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है एक तांबे का दर्पण। यह एक तांबे का जो है दर्पण दिखाया गया है यहाँ पर। यह जो तांबे का एक दर्पण जो है ना, वो यहाँ पर बनाकर आपको दिखाया गया है। ठीक है। बात करें आगे तो इनमें से कई पिरामिड जो है वह राजकीय समाधान थे, जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की जो है वह चिनाई की गई थी। और क्या ये विविधताएं हैं वह सामाजिक विविधताओं यानी जो विभिन्नता है उन विभिन्नताओं की ओर जो है संकेत करती है, यह कहना कठिन है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं कि कुछ कब्रों में मृत भांड तथा भूषण जो है यानी कि आभूषण जो है वह मिले हैं, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिनके अनुसार जो है इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों में से आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी जो है वो हमें मिली है। कहाँ पर मिली है? तो हड़प्पा के एक कब्रिस्तान में पुरुष की खोपड़ी के समीप शंखों के 3 छल्ले जो है, जो कि जैस्पर एक प्रकार का ऊपर रत्न है, जो कि जैस्पर के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण भी हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबों के दर्पण के स्थान यानी साथ दफनाया गया था। कई मृतकों को तांबों के बर्तनों के साथ दफनाया गया था, बर्तन, दर्पण या आभूषणों के साथ जो है दफनाया गया था। परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी हैं, उन निवासियों का जो मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने के विषय में विश्वास नहीं था। यानी कि इस बात से यह पता चलता है कि बहुत जगह तो ऐसे मिले हैं, लेकिन जो हड़प्पा जो थे यानी कि परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे, उन निवासियों का मृतकों के साथ जो है बहुमूल्य वस्तु दफनाने का में जो विश्वास होता है वो विश्वास नहीं था हड़प्पा वासियों को। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है 4.2 में यानी 4.2 में विलासिता की वस्तुओं की खोज। विलासिता यानी कि जो आरामदायक वस्तु होती है उसकी खोज, यानी कि जो हमारे काफ़ी ज़्यादा आराम देती है, जो विलासपूर्ण वस्तु होती है उसकी खोज। तो आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि है सामाजिक विभिन्नताओं को पहचानने की एक अन्य विधि है ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन, जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित हैं, जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों में आसानी से बनाया जा सकता है। इनमें चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ, झावा आदि जो है वस्तुएं शामिल है। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों के सर्वत्र पाई गई है। ये जो बस्तियां हैं, ये जो बने हुए फायांस से बना एक पात्र है, ये जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को जो है कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो अथवा महंगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। इस प्रकार फायांस, जो कि घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे, क्योंकि इन्हें जो है बनाना काफ़ी कठिन होता था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हम रोज़मर्रा के प्रयोग की जो वस्तुएं हैं, जैसे तल,
तकलियाँ जो कि फायांस जैसे दुर्लभ पदार्थों से बनी मिलती है हमें, क्या हम इनका वर्गीकरण उपयोगी या फिर विलास की वस्तुओं के रूप में करें? ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम कि यहाँ पर बताया गया है कि कुछ शब्द, कुछ यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड है, उसको भी मैं आपको बताता चलूँगा, जिससे कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता चलेगा, किसी प्रकार की कोई बात नहीं रहेगी। बात करें संचय शब्द, लोगों द्वारा सावधानीपूर्वक अधिकांशतः पात्रों जैसे कि घड़ों में रखी हुई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ऐसे संचय आभूषणों के हो सकते थे, अथवा धातुकर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई वस्तुओं के आदि किसी कारणवश मूल स्वामियों ने इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया, तो ये तब तक जो है अपने स्थान पर ही रहते थे जब तक कि कोई पुरातत्वविद इन्हें खोज नहीं निकालता। यानी स्वाभाविक सी बात है, कोई भी अगर पुरानी वस्तु अगर कहीं दबी होगी तो उन्हें कोई निकालेगा तभी ना उनके बारे में जानेगा या उनका खोज होगा। उन्हें निकालेगा ही नहीं तो वो तो लंबे समय तक उसमें दबा रहेगा, जो कि और भी ज़्यादा प्राचीनतम चीज़ों में बदलता चला जाएगा, यानी कि और भी ज़्यादा प्राचीन जो है वह खोदने के बाद यानी खुदाई करने के बाद जो है हमें प्राप्त होगा तो पता चलेगा। ये तो जाहिर सी बात है। आगे बढ़ते हैं कि यदि हम ऐसी वस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थ से बनी दुर्लभ वस्तुएं जो है वह सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़ी बस्तियों के केंद्रित है, यानी वहाँ पर पाए जाते हैं, और छोटी बस्तियों में ये जो है विरल ही मिलते हैं, यानी बहुत कम ही मिलते हैं। उदाहरण के लिए फायांस से बने जो है लघु पात्र जो कि संभवतः सुगंधित और द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं, और कालीबंगा जैसी छोटी बस्तियों से बिल्कुल नहीं। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्ण जो भूषण है वह संचयों से प्राप्त हुए हैं। जो भी स्वर्णाभूषण जो भी हमारे पास अभी वर्तमान में जो भारत के पास है या किसी भी देश के पास है, वो जो है उनसे हम प्राप्त किए, यानी अपने पास लाए हैं या उसे हम संचय करके रखे हुए हैं, तभी वो हमारे पास है, अन्यथा वो कहीं से आए नहीं हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 5वां नंबर पॉइंट है कि शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी, यानी शिल्प उत्पादन के विषय में जो है जानकारी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मानचित्र नंबर 1 में चन्हुद्रों को चिन्हित कीजिए। तो मानचित्र नंबर 1 कहाँ पर है? तो मानचित्र नंबर 1 जो है वो ऊपर की तरफ है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ। हाँ तो बच्चों ये देख सकते हैं, ये हमारा मानचित्र नंबर 1 है जो कि अरब सागर, ये हमारा मानचित्र नंबर 1 है जो कि हम पहले वीडियो में आपको बताए थे इसके बारे में और पढ़ाए भी थे। तो ये रहा हमारा चन्हुद्रो, इसको चिन्हित कर यानी इसको यहाँ पर देख लीजिए कि कहाँ पर ये जो है हमारा जो है चन्हुद्रो देखने को मिल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा है जो है ये चन्हुद्रो जो है गुजरात के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पर गुजरात का क्षेत्र है जो कि, तो हमने मानचित्र 1 में चन्हुद्रो को चिन्हित किया है। यह मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर की तुलना में एक बहुत छोटी 7 हेक्टेयर की बस्ती है। यानी मोहनजोदड़ो जो है 125 हेक्टेयर की बस्ती में फैला हुआ था, लेकिन जो चन्हुद्रो जो है वो बहुत छोटी यानी कम हेक्टेयर की ज़मीन यानी 7 हेक्टेयर की बस्ती में जो है फैला हुआ है, जो कि लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन के में संलग्न है, यानी कि शामिल है या शामिल थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना जो है वह शंख की कटाई तथा धातुकर्मी मुहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित थे। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की जो विविधता है वह उल्लेखनीय है। कार्लिनियन जो है वह सुंदर लाल रंग का जेस्पर और स्फटिक और क्वार्ट्ज तथा सैल खड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुओं तथा शंख, फायांस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। कुछ मनके जो कि 2 या उससे अधिक है, उन्हें पत्थरों और आपस में जोड़कर बनाए जाते थे, और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर जो होते थे, इनके कई आकार होते थे, जैसे कि चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार,
तथा खंडित यानी कि टुकड़े। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर औजार तथा कुछ मनके बनाए हुए जो है हमको देखने को मिलते हैं, यानी प्राप्त होने को मिलते हैं। ठीक है ना। बढ़ते हम आगे कि कुछ को तो उत्कीर्ण या चित्रकारी के माध्यम से जो है सजाया गया था और कुछ पर रेखा चित्र कर उकेरे गए थे और मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं जो थी। सैलखड़ी जो एक बहुत मूल्य पत्थर है, उस पर आसानी से कार्य हो जाता था और कुछ मनके सैलखड़ी चूर्ण के लोभ को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पदार्थों से बनने वाले जो केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकार के मनके जो है वह बनाए जाते थे। यानी यहाँ पर मनके जो है कई प्रकार के चित्रित करके कई प्रकार के जो है बनाए जाते थे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कुछ ज़्यादा मोटा मनका है, ये कुछ ज़्यादा पतला है, लेकिन सभी पर डिज़ाइन जो है अलग प्रकार के जो आपको देखने को जो है मिल सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अलग अलग प्रकार के जो है मनके यानी कि बर्तन जो है बनाए गए थे। ठीक है, बात करें सैलखड़ी के सूक्ष्म मनके जैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बन चुका है। पुरातत्वविद द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया है कि कार्लिनिया का जो लाल रंग और पीले रंग के जो कच्चे माल हैं तथा उत्पादन के विभिन्न जो चरण हैं, उनमें मनकों को आग में पका कर प्राप्त किया जाता था, लेकिन पत्थर में जो पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से शलक निकाल कर इन्हें जो है अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया जो है पूरी होती थी और चनहोद्रो जो है वो लोथर और हाल ही में धोलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं हमें। यदि आप मानचित्र 1 में नागेश्वर तथा बालाकोट को चिन्हित करें, यानी कि नागेश्वर तथा बालाकोट को अगर हम मानचित्र में चिन्हित करेंगे, जैसा कि आप आगे देख सकते हैं, इसका जो PDF है वो भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आप उसमें भी अगर आप पढ़ते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद आप पढ़िएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो चित्रित करें तो आप पाएंगे कि दोनों बस्तियां जो है वो समुद्र के तट के समीप है। तो हाँ, ये सही बात है। ये जो है शंख से बनी वस्तुओं जिसमें चूड़ियाँ, करछियाँ जिसको करछुल बोला जाता है, या पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं। इसके निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे जहाँ से यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाए जाते थे, यानी ले जाया जाता था। तो देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार की जो मूर्तियों को जो है बनाया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मूर्ति है, तो उस समय की मूर्ति थी ये, जो कि काफ़ी देखने में जो है हमें काफ़ी ज़्यादा रोचक देखने में लग रही है। जो कि यहाँ पर कुछ अलग प्रकार के निशान हैं, यहाँ पर कुछ अलग प्रकार के निशान हैं, यहाँ पर इनके कुछ डिज़ाइन को बनाया गया, यानी कुछ अलग प्रकार की चित्रकला या चित्रकारी की गई है, यहाँ पर कुछ अलग प्रकार का है। तो बहुत ही अनोखे रूप से जो है इसको बनाया गया है और इसमें अनेकों चीज़ों का जो है सम्मिलन करके इसको तराशा गया था। ठीक है, बात करें आगे तो इनके निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे जहाँ यह माल दूसरी बस्तियों से लाया जाता था। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चनहोद्रो और लोथल से तैयार माल जिसे मनके और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्र तक लाया जाता था। यानी कि ऐसे बहुत सारे सामान थे जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से के मतलब कि गाँव से यानी ग्रामीण इलाकों से बनाकर शहरी क्षेत्रों तक लाया जाता था। उसे क्या करने के लिए? तो बेचने के लिए। बात करें आगे तो हमारा है यहाँ पर 5.1 में है उत्पादन केंद्रों की पहचान, जिसमें कि हम शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान करेंगे। उसके लिए हमें पुरातत्वविद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं और प्रशस्त पिंड, पूरे शंख तथा तांबा आयासक जैसे कच्चा माल, औजार और अपूर्ण वस्तुएं त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट, जो कि यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे और संकेतकों में
एक संकेतकों में से एक है, यानी कि संकेत यानी कि पहचान करने में कूड़ा करकट भी जो है पुरातत्वविद का एक बहुमूल्य वस्तु मानी जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कितना टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी ये जो है पुरानी वस्तु है, यानी कि बहुत ही प्राचीन समय की बनाई गई वस्तुएं हैं, जिसकी डिज़ाइन, जिसका तराशने का तरीका वो सभी काफ़ी अनोखा है। तो इसके लिए ये जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं पुरातत्वविद के हिसाब से। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थरों को काटा जाता था तो इन पत्थरों के टुकड़े के रूप में उपलब्ध के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। ठीक है ना। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़े को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता था, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को जो है कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था, यानी कार्यस्थल पर ही बहुत छोटे टुकड़े को छोड़ दिया जाता था, यानी उसका कोई महत्व नहीं है, ऐसा जो पुरातत्वविद जो है मान लेते थे। ठीक है। बात करें आगे हम तो इसमें कहा गया है कि ये टुकड़े जो है इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य जो है किया जाता था, यानी बहुत अच्छी तरह से जो है कार्य जो है किया जाता था। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए।